चलिए बात अंतः उपचुनाव की करते हैं, चूंकि अंतः का रण अब सज चुका है और अंतः उपचुनाव का रण बेहद दिलचस्प भी हो गया है। भले ही मुकाबला त्रिकोणीय हो, लेकिन चुनाव से पहले ही प्रचार प्रसार के मैदान में जंग छिड़ गई है। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार अंतः के रण में डेरा जमाए बैठे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बारह की अंतर सीट पर उपचुनाव का रण अपनी चरम पर है। बीजेपी ने अंतर के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से लेकर कई कैबिनेट मंत्री इन दिनों अंतर की गलियों में डेरा डाले हुए हैं और प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं में सीएम भजन लाल और वसुंधरा राजे की एंट्री की तारीख अभी तय नहीं, लेकिन स्टार प्रचारकों की फौज पूरी तरह तैयार है। जनता का प्यार और जिस तरह से विकास कार्य जो जनता के करवाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से हमेशा जनता ने आशीर्वाद दिया है। और डबल इंजन की सरकार जो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे में तस्वीर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया मैदान में अकेले ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। भाया तो पूरी जान से हर गांव, हर ढाणी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी तक प्रचार से नाराज हैं। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक चांदना इस अकेलेपन पर सफाई देते दिख रहे हैं। चांदना का कहना है कि दिवाली के त्योहार के चलते प्रदेश के बड़े नेता प्रचार के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि पीसीसी की ओर से 80% ऑब्जर्वर और इंचार्ज मैदान में हैं। देखो, तो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है, तो स्टार प्रचारक को तो जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम अब दिवाली के बाद में अब चुनाव होगा, काफी लोग लीडर आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं, कल सारे आ गए थे। बहरहाल बीजेपी जहां पूरी ताकत से अंतर विजय पर निकली है, तो कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया अकेले ही अपने दम पर मैदान संभाले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर जयपुर में 31 अक्टूबर 2025 को रन फॉर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी मुख्यालय पर एक बैठक भी हुई है। और इस यूनिटी मार्च का आयोजन 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे महात्मा गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत जयपुर के तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया है कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश को फिर से कोई कमजोर नहीं कर सके, इसके लिए जागरण अभियान हम चलाना चाहते हैं। और रन फॉर यूनिटी हमने नाम दिया है और पूरे देश भर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में पद यात्राएं होगी। उन पद यात्राओं में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र के बारे में भी बताएंगे और किस प्रकार उन्होंने देश को एक करने में अपनी भूमिका निभाई, ये भी हम जनता के सामने रखेंगे। आज की जो बैठक थी वो 31 अक्टूबर को जो हम यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं सरदार एट 150, उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग करी गई है। महात्मा गांधी सर्कल से लेकर अमर जवान ज्योति तक हम एक मार्च निकालेंगे, जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर वॉलंटियर शामिल होंगे। जो भी सरदार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की से प्रेरणा लेना चाहते हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष माननीय श्री सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर, और यह जन्म जयंती इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 150वीं जन्म जयंती है। पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके अंतर्गत पहला कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो कानोडिया कॉलेज के पास, वहाँ से एक बड़ी दौड़ रवाना होगी।
और अब बात सियासत की करते हैं, जहां पर राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी होने से पहले ही कांग्रेस में सोशल इंजीनियरिंग का गणित उलझ गया है। राहुल गांधी के उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए 50% आरक्षण फार्मूले की कसौटी पर अब जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्गों को कितनी हिस्सेदारी दे पाएगी। जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल भेजा है, जिनमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन वहां दिन भर चले मंथन के बाद भी कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अब इस मसले पर फिर से विचार विमर्श शुरू किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कहा है कि वो SC, ST और माइनॉरिटी कोटेस को फिर से उस पर गहराई पर चर्चा करें, यानी कि उस फॉर्मूले पर चर्चा करें। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिला अध्यक्षों की घोषणा से पहले एक और बैठक हो सकती है, जिसमें लिस्ट जारी होने में थोड़ी संभावना है। वो तो पार्टी हाईकमान ने पहले से ही चिंतन शिविर करके और फैसला ले रखा है, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उसी के अनुरूप निर्णय लेगा। इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु जो 48 जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, उनकी कवायद पूर्ण हो चुकी है और ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आला कमान को सौंप दी है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा और जो CLP लीडर हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी अपना मत वहाँ पे आला कमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ST का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो SC का हो और चाहे वो महिला हो, उन सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रदेश के 50 जिलों में मजबूत 50 जिला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कांग्रेस के अंदर जारी है, लेकिन सोशल फैब्रिक मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने जो अपना ST, SC, OBC और माइनॉरिटी को 50% रिजर्वेशन का फॉर्मूला तय किया है, उसे इस फॉर्मेट में अप्लाई कर पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के लिए हो सकता है कि एक बार दोबारा जिला अध्यक्षों को लेकर के बैठक की जाए। पहले 6 लोगों के नाम हर जिले से पैनल में मांगे गए थे, जिन्हें स्क्रूटनिंग करने के बाद में 3-3 लोगों का नाम फाइनल करके KC वेणुगोपाल को आगे राहुल गांधी के पास ले जाना था। वहां पर अभी स्थिति ये है कि इन तमाम 50 जिलों के अंदर ये देखा जा रहा है कि कौन से ज़िले ST बाहुल्य हैं, कौन से ज़िले माइनॉरिटी बाहुल्य हैं, कौन से ज़िले OBC और SC बाहुल्य हैं। इन तमाम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त नुमाइंदगी भी दी जाए और हर ज़िले के अंदर एक मजबूत ज़िला अध्यक्ष भी बनाया जाए। इन तमाम चीज़ों को जोड़ करके कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से बैठक हो, जिसमें ज़िला अध्यक्षों के चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहें, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहें, प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहें और वो KC वेणुगोपाल के साथ बैठ करके डिस्कस करें, ताकि प्रदेश के ज़िला अध्यक्ष भी चुने जाएँ और सभी को पर्याप्त नुमाइंदगी की जो बात कही गई है वो भी पूरी की जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने समय रहते अपना अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि बीजेपी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है। ये कहना है अशोक गहलोत का। बाबा याद दिला रहे लोगों को, 22-23 का मौका नहीं मिला है। भरतपुर के लोगों का आते हैं, वो भरतपुर के लोग आते हैं, जोधपुर डिवीजन के लोग आते हैं कि वहां भी 23 का मौका नहीं मिल रहा है किसानों को। आज 25 चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि अब फिर बरसात हो गई है, तो नुकसान जो हो रहा है, इनको अर्जेंटली गिरदावरी करा के आउट ऑफ वे बात करके, आउट ऑफ बॉक्स बात करके इनको चाहिए मुआवजे का प्रबंधन करे और मुआवजा फसलों का दे। किसान अगली फसल कैसे बोएगा? उनके पास तो इतने साधन होते हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था डबल इनकम कर देंगे, वो तो नाम ले नहीं रहे हैं, ना डबल इनकम हुई है।
डबल इनकम हुई नहीं तो बेचारे तो परेशान बीजेपी हैं और लोग। कांग्रेस के बाद अब बात करने वाले हैं आरएलपी की, चूंकि आरएलपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। दरअसल बीकानेर में आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। आरएलपी प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर से अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित महारैली को बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। तो कल से किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री किस्म तेरे साथ है, बस जब हमें तेरी आपने संदेश दे दिया कि हनुमान जी अब आपको गांव-गांव गली-गली जाने की आवश्यकता नहीं, आप आह्वान करें, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। ये आह्वान, ये ताकत आज आप लोगों ने मुझे दी है। हमारे यहाँ पे आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। अब डमी कैंडिडेट शेर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है, जो पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा में खेल, डमी कैंडिडेट गहरे राज, सीबीआई के आके सब फेल। एसआई भर्ती पेपर लीक, धांधली का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद सीबीआई ने इसकी कई परतें खोल डाली हैं। एक के बाद एक एक्शन किए जा रहे हैं। डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में रेलवे जांच के बाद अब तक सपना मीणा, राजेंद्र मीणा, आशा मीणा और शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। 6 महीने से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच के बाद कई मामले सीबीआई अब तक दर्ज कर चुकी है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें शेर सिंह मीणा भोपाल मंडल के बीना में पदस्थ था। उसने 2019 में प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बिठाया था। रेलवे आरोपी शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। शेर सिंह रिश्ते में पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा का साला है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में राजेंद्र मीणा ने पत्नी सपना मीणा की जगह डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा से परीक्षा दिलवाई थी। बदले में राजेंद्र मीणा ने लक्ष्मी को 15 लाख रुपए दिए थे। सपना की नौकरी भी लग गई, लेकिन जब पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो उसने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड से की। इधर रेलवे परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में सीबीआई ने जांच के बाद सपना मीणा, राजेंद्र मीणा और आशा मीणा को दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया और अब शेर सिंह मीणा पर कार्रवाई की गई। रेलवे ने डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब एक और नया मामला दर्ज किया गया है। साल 2019 में प्रमोशन के लिए भर्ती के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाने वाले शेर सिंह मीणा के खिलाफ अब सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में रेलवे पहले ही जांच के बाद शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है, लेकिन इसके साथ अब नए तार सीबीआई के सामने खुल करके आए हैं और नई दिशा के साथ अब सीबीआई की जांच और आगे बढ़ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर से बड़ी खबर, केरोसिन गोदाम में भीषण आग लग गई है। टंकी फटने से तेज आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जयपुर से है। दुकान का केरोसिन स्टॉक रखा हुआ था और मकान की छत का आधा हिस्सा इतने तेज धमाके के स्वाद ध्वस्त हुआ है कि ऐसा लगा कि बम फट रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं।
आग की लपटें इस दुकान से उठती हुई आपको नजर आ रही होगी। टंकी फटने से तेज धमाका हुआ है। दुकान का केरोसिन स्टॉक इसी में रखा हुआ था। मकान की छत का लिहाजा आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। पानी की बौछार आप देख रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको आपका पसंदीदा चैनल दिखा रहा है। जयपुर की हादसे की तस्वीरें हैं। इतनी तेज धमाका हुआ कि आधा का जो मकान का छत का हिस्सा था वो भरभरा कर नीचे गिर गया। केरोसिन ये गोदाम है जिसमें ये आग लगी है और टंकी फटी। तेज आवाज से ये धमाका हुआ है, तेज आवाज के साथ, और जो छत थी उसका आधा हिस्सा धमाके के साथ गिर गया। आप देख सकते हैं कि आसपास के इलाकों में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। चीख पुकार मचना शुरू हो गई जैसे ये धमाका हुआ। लोगों को समझ नहीं आया कि धमाका कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। बम जैसी तेज आवाज सुनाई दी थी लोगों को। दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। केरोसिन ये गोदाम है जहां पर ये भीषण आग की तस्वीर आपके सामने है। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, सबसे पहले तो ये बताइए हालात कैसे हैं और ये हुआ क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम अभी सामने आया है। इसमें बड़ा एक धमाका हुआ और धमाके के साथ में ही जो उचित मूल्य की दुकान है उसके अंदर ये आग लगी है और उसे बुझाने के प्रयास जारी हैं। काफी तेज धमाका बताया जा रहा है और जो स्टॉक है वो काफी तादाद में मौजूद था वहां पर केरोसिन की दुकान के अंदर, और प्रत्यक्षदर्शियों के आसपास काफी जो है मकान है, तो कोशिश ये की जा रही है कि आग बढ़े नहीं तो वहीं कंट्रोल करके बुझा दिया जाए। हालांकि जो दमकल की टीम है उन्हें बड़ी गाड़ियां अंदर ले जाने में काफी समस्या हुई, तो उन्हें छोटी गाड़ियां पहुंचा करके कोशिश ये की जा रही है कि तुरंत इस स्थिति पर काबू पाया जाए। फिलहाल जो है दमकल मौके पर पहुंचाई जा रही है और काफी हद तक जो है आग को कंट्रोल कर लिया गया है, और जो फायर ब्रिगेड है उनके अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही इसे कंट्रोल में ले लिया जाएगा। जी अरबाज, ये बताइए कि क्या किसी तरह के कोई नुकसान की खबर? देखिए अभी फिलहाल जो है स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पूरी आग नहीं बुझती दुकान के अंदर कोई मौजूद तो नहीं था, क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आसपास के मकानों को बंद करवा दिया गया, दुकानों को बंद करवा दिया गया, और जो मकान है जो बिल्कुल नजदीकी भिड़े हैं उन्हें खाली भी करवा लिया गया है ताकि किसी तरह की जनहानि की स्थिति ना हो। जब तक ये पूरी आग बुझ करके अंदर की स्थिति नहीं देख ली जाती दुकान की, तो पता नहीं चल सकेगा कि कोई बड़ा नुकसान है या खाली सामान का नुकसान हुआ है। लेकिन अरबाज, आप बता दें कि यहाँ पर तो केरोसिन का पूरा स्टॉक था, यानी कुल मिलाकर आग की लपटें तो फिर और बहुत तेजी से फैल रही होंगी। ये इलाका क्या है? आसपास मकान है, दुकान है, क्या है? देखिए ये उचित मूल्य की दुकान है, जो राशन की दुकान होती है सामान्य तौर पर, जहाँ से जो राशन का केरोसिन सप्लाई किया जाता है वो जो एक तरह से मंथ एंड होता है, तो उसकी शुरुआत में ही 1 तारीख से उसकी सप्लाई शुरू होनी होती है। वो आया हुआ था, उसमें जो आग लगने का कारण क्या रहा ये अभी पता नहीं चल पाया है, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जैसे भी हो ये आग कंट्रोल की जाए और इससे ज्यादा नुकसान आसपास ना हो। क्या इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है? क्या इस तरह की स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर सारी दुकानें बंद करा दी गई है, मकानों से लोगों को हटा लिया गया है आसपास के जो बिल्कुल भिड़े हुए हैं, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पहले जो स्थिति है उसे कंट्रोल में ले लिया जाए ताकि किसी तरह का नुकसान होने की आगे संभावना न रहे। अरबाज, क्या अभी भी धमाकों की आवाज आ रही है? क्योंकि अभी फिलहाल धमाकों की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो शुरुआत में जैसे ही आग लगी थी तब से ही जो है 2-3 धमाके इसमें जो है हुए, और उसके बाद में आग की जो लपटें है वो काफी तेजी से बाहर निकलने लगी। लोगों ने तुरंत जो है कंट्रोल रूम को सूचना दी, वहां पर दमकल पहुंचाई गई। शुरू में जो बड़ी दमकल आई थी वो पहुंच नहीं पाई थी, छोटी दमकल अंदर पहुंचा करके फिर वहां पर आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। आपने जो तस्वीरें पहुंचाई हैं उसमें दिख भी रहा है कि संकरीय गलियां हैं, तो जाहिर तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी दिक्कत हुई होगी। तो आप बता रहे कि छोटी गाड़ियों को इन पर पहुंचाएगी, लेकिन आग ये बहुत ज्यादा भयानक दिख रही है। मतलब दुकान तो छोड़िए, ये बाहर सड़क तक हमें दिख रही है। जी बिल्कुल, काफी तादाद में केरोसिन वहां मौजूद है, तो जाहिर सी बात है जो केरोसिन है वो पूरा जल रहा है, और जो उसमें आसपास का इलाका उसके चपेट में रहा, ये कोशिश की जा रही है ताकि और नुकसान ना हो। क्या आसपास की दुकानों को भी इसने चपेट में लिया है, या ये जो दुकान जहां पर केरोसिन का स्टॉक था वहीं तक की आग सीमित है अभी?
देखिए अभी तो जो दुकान इसका असर दिख रहा है वो इसी दुकान में दिख रहा है और उसके पास जो मकान की एंट्री है या ऊपर का जो हिस्सा वहां तक आग पहुंची है। तो इसी एक मकान को कंट्रोल करके यहाँ आग को सीमित रखते हुए बुझाने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद है दमकल की अरबाज? देखिए दमकल की 7 गाड़ियां पहुंच चुकी है और 3 गाड़ियां खाली भी हो चुकी है और उसके अलावा अतिरिक्त जो है वहां पर जो है दमकल पहुंचाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। खुद फायर ब्रिगेड ऑफिसर वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से बुलाया जा रहा है ताकि आपदा प्रबंधन की अगर जरूरत होती है तो आसपास ये किया जाए। पुलिस की जो टीम है गलता थाने की वो पूरी मौके पर मौजूद है, लोगों की आवाजाही वहां से रोक रही है और कोशिश कर रही है कि आसपास के मकानों में कोई लोग न रहे ताकि किसी भी तरह की स्थिति या नुकसान हो तो वहां पर लोग उसकी चपेट में ना आए। अरबाज, आप ये बता रहे हैं कि पता अभी तक नहीं लग पाया कि आग कैसे लगी। अच्छा, क्या ये जानकारी मिल पाई है जब ये धमाका हुआ, जब ये आग लगी तो कोई अंदर तो मौजूद नहीं था दुकान में? देखिए अंदर दुकान के अंदर जो दुकान का मालिक है उसकी जो है तलाश अभी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो सप्लाई का काम करते हैं उनके अंदर होने की आशंका। फिलहाल जब तक ये पूरी आग नहीं बुझती और ये आग बुझाकर के अंदर की स्थिति नहीं जांच ली जाती तब तक ये कहना अभी मुश्किल होगा। ये कितनी मंजिला मकान होगा ये दुकान जिसे कहा जा रहा है? देखिए दुकान के ऊपर 2 मंजिला मकान बताया जा रहा है। इसके ऊपर जो है एक और छत है जहाँ पर जो है लोग रहते हैं, रिहायशी मकान के अंदर ये दुकान थी राशन की। तो इस मकान को पूरा खाली करा लिया गया है। आसपास के जो इसके भिड़ के दोनों मकान है उसे भी पूरा खाली करा लिया गया है। दुकानों को खासतौर पर बंद करा